दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट थर्ड फाइकोलॉजी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरा जो कि है कारा। तो कारा से जुड़े हुए इसके हम सिस्टमेटिक पोजीशन, इसके अक्रेंस, इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव, सेक्सुअल, और कारा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नैनेंड्रस और गैनेंड्रस कंडीशन, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 60 नोट में पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक को हम आज के इस एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन या फिर कह सकते हैं इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की। तो इसका सब डिवीज़न है एल्गी, क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर है कोरेल्स, फैमिली है कोरेसी और जीनस है कारा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, यानी कि ये कहाँ पाया जाता है, इसके गुण क्या है। तो कारा की लगभग पूरे वर्ल्ड में 128 जातियाँ पाई जाती हैं और इंडिया में इसकी कुल 30 जातियाँ पाई जाती हैं। तो कारा जो है ये एक मल्टी सेलुलर माइक्रोस्कोपिक एल्गी है जिसकी हाइट 20 से 30 सेंटीमीटर होती है और ये आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा, जैसे कि पॉन्ड, लेक्स, और एक प्रकार से ये सबमर्ज्ड इन सैलो वाटर, यानी कि जहाँ पर पानी कम होता है उस जगह पर ये आपको डूबा हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कारा की एक जाति है कारा बटलिका, जो कि एल्कलाइन वाटर में पाई जाती है, और कारा की ही एक जाति है कारा फ्रैगेलिस, जो कि हॉट स्प्रिंग वाटर में पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको कारा से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी बता दूँ कि जो जातियाँ कारा की हैवी वाटर में पाई जाती है, जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट की कवर होती है, और इस वजह से इन्हें हम स्टोन वर्थ भी कहते हैं, यानी कि कारा का एक नाम स्टोन वर्थ भी है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि जो जाति हैवी वाटर में पाई जाती है, जिसके ऊपर कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट की कवर जुड़ जाती है। यदि हम कारा के प्लांट बॉडी को देखें तो ये दो पार्ट में बटा होता है। ऊपर की ओर जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस, ये देख सकते हैं ऊपर की ओर पार्ट जो है वो है मेन एक्सिस, और नीचे का ये वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं राइजॉइड्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो राइजॉइड है ये मल्टी सेलुलर ब्रांच थ्रेड लाइक, यानी कि धागे नुमा होता है, और इनके राइजॉइड में एक ऑब्लिक्यू सेप्टा मिलता है, जो कि एक इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर हम कारा के प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस होती है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती, और इसका जो थैलस होता है वो सीधा यानी कि इरेक्ट होता है और ब्रांच होता है, और इसमें जो पाए जाने वाला राइजॉइड्स है ये एक तरह से रूट की तरह बिहेव करता है और सबस्ट्रेटम से जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कारा में आपको रूट नहीं मिलता, रूट की जगह राइजॉइड होते हैं। अब बात करें इनका जो मुख्य थैलस होता है वो नोड और इंटरनोड, यानी कि पर्व और पर्व संधियों में बटा होता है। अब इनका जो थैलस है इससे दो प्रकार के ब्रांचेस निकलते हैं, इस वजह से हम इसको बोलते हैं डाईमॉर्फिक। तो आइए समझते हैं कि ये दोनों शाखाएं कैसी होती हैं। तो एक जो शाखा होती है जो कि निश्चित वृद्धि वाली होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट ग्रोथ वाला एक ब्रांच है जिसमें कि जो ग्रोथ होती है वो निश्चित होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं होती है ये वर्ल के रूप में, यानी कि एक चक्र के रूप में नोड के ऊपर, यानी कि पर्व संधि पर कुछ इस तरह से पाई जाती है। और आपको बता दें कि ये जो घेरे हुई संरचना है इसकी संख्या 3 से लेकर 15 तक हो सकती है। तो अगर हम इन वॉर्ल की संरचना को देखें, इनके कलर को देखें, तो ये आपको हरे रंग की छोटी सी संरचना दिखाई देती है जो कि एंजियोस्पर्मिक की पत्तियों की तरह होती है। अब बात करते हैं दूसरी शाखा की जो कि अनिश्चित ग्रोथ वाली होती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी कि आप इसमें देखेंगे तो इनमें अनियमित रूप से अनिश्चित वृद्धि होती है। तो इन पर भी आप देखेंगे तो आपको नोड दिखाई देगा जिस पर कि निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं, यानी कि ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ पाई जाती हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कारा के रिप्रोडक्शन की। तो कारा में आप दो प्रकार के रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं।
एक तो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कारा में वो 3 प्रकार से होता है। पहला है एमाइलम स्टार, दूसरा है बल्बिल और तीसरा है प्रोटोनिमा आउटग्रोथ। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है ग्लोब्यूल और दूसरा है न्यूक्यूल। तो इनके बारे में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में जानेंगे। आपको बता दें कि कारा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कारा के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो इसमें सबसे पहला है एमाइलम स्टार और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें एमाइलम स्टार की तो कारा की एक जाति है कारा स्टेलीगेरा। तो इसमें क्या होता है, इसका जो बेसल नोड होता है उससे एक स्टार शेप्ड सेल निकलता है जिसके अंदर भरा होता है एमाइलम स्टार्च। तो इसका शेप जो होता है वो स्टार की तरह होता है, इसलिए स्टार नाम है। चूँकि इसमें एमाइलम स्टार्च भरा होता है इसलिए इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एमाइलम स्टार। वहीं अगला जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है बल्बिस। तो इसमें 2 तरह के बल्बिस होते हैं, एक होता है रूट बल्बिस और दूसरा होता है एमार्फस बल्बिस। तो होता क्या है कि जब राइजोइड के ऊपर एक ओवल या स्फेरिकल बल्बिस प्रोड्यूस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रूट बल्बिस। वहीं अगर हम बात करें जो कारा का लोअर नोड्स है उसके ऊपर जब स्फेरिकल या फिर ओवल शेप्ड बल्बिस बनता है तो उसको हम बोलते हैं एमार्फस बल्बिस। वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी प्रोटोनिमा की तो ये एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि राइजोइड के बेसल सेल पर बनते हैं या फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा पर डेवलप होते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कारा के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कारा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो हाईली एडवांस उगैमस टाइप का होता है। उगैमस का मतलब क्या होता है? उगैमस का मतलब होता है कि जो मेल होते हैं वो छोटे होते हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है और नॉन मोटाइल होती है। कारा के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी कि साइज में बड़े होते हैं और ये आपको जो ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उसी के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर नोड वाले रीजन पर जो फीमेल पार्ट है वो है न्यूक्यूल और जो मेल पार्ट है वो है ग्लोब्यूल। आपको बता दें कि न्यूक्यूल को ऊगोनियम भी कहते हैं और ग्लोब्यूल को एंथ्रीडियम भी कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो न्यूक्यूल होता है यानी कि जो फीमेल पार्ट होता है वो हमेशा ग्लोब्यूल के ऊपर पाया जाता है। अगर हम बात करें एंथ्रीडियम यानी कि ग्लोब्यूल के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की तो जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है ये लार्ज स्फेरिकल रेड या फिर येलो कलर का होता है। अगर इसके वॉल को देखेंगे तो इसकी वॉल जो होती है 8 सेल से मिलकर बनी होती है जिसे हम बोलते हैं सिल्ड सेल। तो यहाँ पर आप देखते हैं 4 सिल्ड सेल दिखाई दे रहे हैं और 4 पीछे की तरफ है, क्योंकि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो आपको सामने से 4 दिख रहे हैं, 4 पीछे है, तो टोटल 8 सिल्ड सेल होते हैं। तो अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो इन 8 सिल्ड सेल के बीच में एक रॉड शेप्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं मैन्यूब्रियम। तो ये जो मैन्यूब्रियम है इसमें प्राइमरी कैपिटुलम सेल होती हैं। तो एक मैन्यूब्रियम से एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल जनरेट होती है। अब आपको बता दें कि एक प्राइमरी कैपिटुलम सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल जनरेट होता है। तो प्राइमरी कैपिटुलम सेल को यहाँ पर हमने रेड कलर से दिखाया हुआ है और जो सेकेंडरी कैपिटुलम सेल है इसको पर्पल कलर से दिखाया हुआ है। तो यदि आप एक सेकेंडरी कैपिटुलम सेल को देखेंगे तो इससे 2 से 4 लंबे मल्टी सेलुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट। तो अगर हम एक एंथ्रीडियल फिलामेंट को देखें तो इसके अंदर 250 यूनिन्यूक्लिएट सेल होते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। और इन्हीं स्पर्म मदर सेल से बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाईफ्लैजेलेटेड एंथेरोजोइड्स है जिसका फॉर्मेशन होता है स्पर्म मदर सेल से। और स्पर्म मदर सेल बनते कहाँ हैं? ये बनते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उगोनियम की। तो जो मैच्योर उगोनियम होता है ये ओवल शेप्ड होता है और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ से। तो इसमें होता क्या है कि 5 ट्यूब सेल होती है जो कि ट्विस्टेड फॉर्म में होती है यानी कि ऐठी हुई होती हैं। तो ट्विस्टेड फॉर्म में होने के कारण ये एक तरह से आर्चिगोनियम
के जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि ब्रायोफाइटा के सिमिलर होता है। तो इसलिए इसके इस कैरेक्टर को हम एडवांस कैरेक्टर मानते हैं, क्योंकि देखा जाए तो एल्गल सेल में जो एग होते हैं वो नेक्ड फॉर्म में होते हैं, बट ओडोगोनियम के केस में आप देख रहे हैं कि ट्यूब सेल से ढका हुआ है, जैसे कि ब्रायोफाइटा में, आर्चिगोनियम में होता है। न्यूक्लियल के टॉप पर देखेंगे तो आपको 5 कोरोना सेल देखने को मिलेंगे और सेंटर में आपको एक सिंगल यूनिन्यूक्लिएट एक सेल दिखाई देगा। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं एग न्यूक्लियस। इसके अलावा आप देखेंगे कि न्यूक्लियस में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो कि ऑयल ड्रॉपलेट या फिर स्टार्च ग्रेन्यूल होता है, यानी कि स्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। यदि हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के समय जो मैच्योर ओगोनियम है इसके ऊपर पाए जाने वाले जो 5 ट्यूब सेल है ये सेपरेट होने लगते हैं, और सेपरेट होने की वजह से इसमें एक स्लिट बन जाता है जिससे होकर जो एंथेरोजोइट है वो प्रवेश कर जाता है एग सेल के पास। और आपको बता दें कि केवल एक ही एंथेरोजोइड एग सेल के पास पहुंचता है और फ्यूज़ करके बनाता है oospore यानी कि जाइगोट। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, oospore बन जाती है, तो उसके चारों तरफ एक थिक वॉल बन जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो ट्यूब सेल होते हैं ये भी अपने चारों तरफ थिक लेयर बना लेते हैं। oospore का जो कलर होता है येलो, रेड, ब्राउन, इन सब कलर का होता है, और वो डिपेंड करता है डिफरेंट स्पीसीज़ पर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो oospore होता है वो वाटर बॉडीज़ के जो बॉटम है वहाँ पर सेटल हो जाता है, यानी कि जो जिस पानी में रह रहा है उसके तली में जाकर धंस जाता है। इसके बाद वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। अब उसके बाद जब उसे रेड लाइट या वाइट लाइट मिलती है तो वो जर्मिनेट करता है। आपको बता दें कि डार्क लाइट में यानी कि अंधेरे में कारा का जो oospore है वो जर्मिनेट नहीं करता। तो जब जर्मिनेशन होता है तो जो oospore है वो डिप्लॉयड होता है। अब उसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस के थ्रू इसमें 4 सेल बनते हैं। उन चारों में से एक जो सेल होता है या फिर एक जो न्यूक्लियस होता है वो फंक्शनल होता है, बाकी जो 3 होते हैं लोअर सेल वो डीजनरेट हो जाते हैं, और इन दोनों के बीच एक वॉल का फॉर्मेशन होता है। अब जो अपर सेल है वो वर्टिकली डिवाइड होता है और फॉर्मेशन करता है राइजोइडल इनिशियल का, जो कि पॉजिटिवली जियोट्रॉफिज्म होता है, यानी कि ये ग्रेविटी की तरफ जाता है। और ये जो राइजोइडल इनिशियल है आगे चलकर प्राइमरी राइजोइड बनाता है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है प्रोटोनीमल इनिशियल, जो कि निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है, यानी कि ग्रेविटी के विपरीत जाता है, और ये बनाता है प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कैसे oospore यानी कि जाइगोट का जर्मिनेशन हो रहा है, और जाइगोट के जर्मिनेशन के बाद प्रोटोनीमा बन रहा है, और प्रोटोनीमा से कैसे थैलस का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके लाइफ साइकिल को। तो यहाँ पर मेन प्लांट है यानी कि इसका थैलस है। तो थैलस पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्लोब्यूल बना, ग्लोब्यूल के अंदर एंथ्रीडियल फिलामेंट्स बने, एंथ्रीडियल फिलामेंट्स के अंदर एंथेरोजॉइड बने। वहीं अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में वैसे ही थैलस में बनेगा न्यूक्लियल। न्यूक्लियल का यह इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब न्यूक्लियल के अंदर जो एक सेल है वो एंथेरोजॉइड से मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद oospore बनेगा, फिर oospore का जर्मिनेशन हुआ, फिर उसके बाद बना प्राइमरी प्रोटोनीमा और प्राइमरी राइजोइड, फिर ये दोनों डेवलप करके फॉर्मेशन करेंगे न्यू थैलस का। तो ये लाइफ साइकिल चलती है कारा की। तो इस तरह से कारा से जुड़ा हुआ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आई होप सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।